नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेज डिजिटल मंच पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको पता है ना कि आज राजस्थान के अंदर क्या हुआ है भाई, एलडीसी पेपर सॉल्यूशन हुआ, मतलब एलडीसी का पेपर आपका हुआ है। और एलडीसी पेपर के अंदर की बात करें, प्रथम पारी की बात करें, फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, बहुत ही शानदार पेपर आपके आया है, जिसके अंदर दोस्तों मैथ की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की अगर बात करें, बहुत ही शानदार प्रश्न इसमें रखे गए हैं। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों कि ज्योग्राफी के फंडामेंटल की अगर बात करें, ज्योग्राफी के फंडे की बात करें, तो राजस्थान ज्योग्राफी दे रखी है, विश्व की ज्योग्राफी आपसे पूछी गई है। और इसी के साथ दोस्तों भारत ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर रखे गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक लेवल का जिसको प्रश्न पत्र कहते हैं ना, वो लेवल का प्रश्न पत्र आपको बनाकर दिया है। तो हमने पढ़ाने में कहीं ना कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मतलब कहने का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, सारी चीजें आपको बताई हैं। कहीं ना कोई जो कसर कहीं आपके दिमाग के अंदर रही होगी तो वो ये रही होगी कि साहब हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है। बाकी सभी शिक्षक बंधुओं ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलते रहिएगा, बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइएगा। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल चालू करिए सर। स्वागत है आप सभी का, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से चालू करने वाले दोस्तों, और क्या स्थिति आने वाली है बाबू सुन लीजिए एक बार अच्छे से। कमेंटों पर ज्यादा ध्यान ना दें आप लोग, जल्दी से सुनिएगा कि हाँ साहब मैं बिल्कुल बता रहा हूं। जो ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए सभी सर अपने देखो, हिस्ट्री कल्चर वाले हिस्ट्री कल्चर बताएंगे, जो मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूं, साइंस वाले साइंस की बात बताएंगे, मैथ रीजनिंग वाले मैथ की बात बताएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ज्योग्राफी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उनके सभी चीज को बात में करने वाला हूं। चलिएगा, अच्छा बात करते दोस्तों क्या आने वाला है। चालू करो एक बार, जल्दी से यस कर दो, जल्दी से यस कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल जल्दी चालू कर लीजिए क्वेश्चनों को कि भाई किस तरीके से कराने। और देखिए क्वेश्चन को टिक करके बताऊंगा, बिल्कुल आंसर बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो चलिएगा चालू करने वाले, एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए सेशन को। और देखते हैं भाई जो प्रश्न पत्र बनाया है, वो कहते हैं ना कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखना है एक बार जल्दी से, चलेगा भाई। अच्छा मैं कह रहा हूं राजस्थान एलडीसी 2024 पेपर सॉल्यूशन बात कराने वाला हूं दोस्तों मैं आपके। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, मैं ले लेता हूं दोस्तों कौन से क्वेश्चन नंबर की, 8 नंबर की, मतलब कहने का क्वेश्चन 8 की बात कर लेता हूं। और क्वेश्चन 8 के अंदर की बात करें कौन सा है, हाँ बिल्कुल 8वें नंबर से क्वेश्चन चालू हो रहा है ज्योग्राफी के अंदर। तो क्या दे रखा है दोस्तों, सुनिएगा क्या दे रखा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। अच्छा मैंने आपको जो आग्नेय चट्टान है दोस्तों, इग्नेशियस रॉक है, सेडिमेंटल रॉक है, उन सब के बारे में आपको बताया है, आग्नेय चट्टान के बारे में बताया है। यहां दोस्तों मैग्नेटाइट है, यहां दोस्तों का मतलब कहने का मैनाइट है, यहां संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, सलेटी है। मतलब कहने का यहां आपके मैनाइट नहीं है, ग्रेनाइट है, यहां आपके ग्रेनाइट आपको मिलेगा। तो लो जी यहां आपके पहले ही क्वेश्चन के अंदर जो करेक्शन इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपके कौन सा है दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान आपकी रहेगी। तो लो जी यहां आपके ग्रेनाइट चट्टान आपकी रहेगी। तो ग्रेनाइट जो चट्टान है वो क्या है दोस्तों, आपके आग्नेय चट्टान का क्या है, मतलब कहने का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान है, आप लोगों को याद रखना है। लो जी आग्नेय चट्टान आपकी हो जाएगी। अच्छा आगे बात करें, मैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की बात कर लेता हूं, क्योंकि 9 की बात कर लूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर ले अपन कि प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था। कौन से चरण के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था दोस्तों, मतलब चरण फर्स्ट की अगर बात करें, फेज फर्स्ट की अगर बात करें, तो चरण फर्स्ट के अंदर दोस्तों कहां से आपके मतलब कहने का पंजाब से लेकर के, मतलब कहने का पंजाब से लेकर के, पंजाब में कहां, सतलज नदी से लेकर के, और सतलज नदी में कहां दोस्तों, हरिके बैराज से लेकर के, और कहां तक लाई गई थी, हनुमानगढ़ तक लाई गई थी, हनुमानगढ़ तक। और हनुमानगढ़ से दोस्तों कहां पर, मसीता वाली हेड तक लाई गई थी। और मसीता वाली हेड तक इसको करवाया गया था, मसीता वाली हेड तक करवाया गया था। और दूसरी बात करें आगे, तो यहां पर कहां, पूगल बीकानेर के अंदर तक इसको लाया गया था। लेकिन दोस्तों यहां बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, और यहां पर दोस्तों आपके बी ऑप्शन जो दे रखा है, आपके बी ऑप्शन जोधपुर, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कहने का जोधपुर हिस्सा नहीं था, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस नो करते रहिएगा जल्दी से। फिर चलते आगे की तरफ, और आगे क्या आने वाला है उनकी मैं बात करूंगा आप लोगों से। इसकी बात करने वाला हूं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं आपसे कि 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि भाई मॉरिशस द्वीप कहां है। तो मॉरिशस द्वीप का संबंध किससे होगा दोस्तों, हिंद महासागर से होगा। किससे होगा भाई, हिंद महासागर से होगा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आगे बात करूं 17 नंबर क्वेश्चन की कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। अच्छा बात करें दोस्तों, ये तो हिस्ट्री वाले सर का क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूं। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। तो ज्योग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं मैंने बताया है आप लोगों को कि गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर जो बना हुआ है आपके दुर्ग बना हुआ है, वो कौन सा है, आपके मैसा के पठार पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है आपके। आपको मैंने कहीं ना कहीं गंभीर मतलब कहने का बनास नदी के संदर्भ में आपको मैं बताता हूं ना।
इसके बाद में बात करें आगे दोस्तों, समझते रहना है, आप लोगों ने खूब अच्छे से कर लिया है और अच्छे से करने के बाद ही आगे चलना है हम लोगों को। तो आगे देखना है कौन सा क्वेश्चन है, सबको आंसर टिक करके भेजने, सब आंसर लिखे देगा, आपस में बात नहीं करनी है किसी को भी। शानदार तरीके से आपने एग्जाम दिया है, आपने एग्जाम नहीं दिया है, कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है, उसके संदर्भ में बोलना चाहूंगा आप लोगों से। 24 नंबर क्वेश्चन की बात मैं करूंगा दोस्तों कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो किस किस तरीके से होगा। तो यहां 24 नंबर देखिएगा, राजस्थान की शुष्क भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिएगा। इनमें नाइट्रोजन, कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं, शुष्क भूमि। शुष्क भूमि मतलब मरुस्थल की बात अपन कर रहे हैं, और मरुस्थल के अंदर जो मृदा आपके पाई जाती है उस मृदा की बात करें, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, नहीं होते, बस यही आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा आगे बात करें 25वें नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताएं अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। मतलब कहने का उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है। तो पहले पर क्या आ जाएगी, पहले पर आ जाएगी चंबल नदी, पहले पर कौन सी आ जाएगी, चंबल आ जाएगी, लो सब चंबल है। दूसरी कौन सी आ जाएगी दोस्तों, नर्मदा आ जाएगी। तो यहां पर दोस्तों ए आ जाएगा, ए के बाद में डी आ जाएगा, नर्मदा आ जाएगी। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, गोदावरी आ जाएगी। सुनिएगा, यहां पर आपके पहले कौन सा आ जाएगा, चंबल, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। चंबल के बाद में नर्मदा आ जाएगी, डी आ जाएगा, तो डी आ गया। फिर आपके गोदावरी आ जाएगा, ए आ जाएगा, और फिर बी आ जाएगा। मतलब कहने का सी डी ए बी कहीं दिख रहा हो आपको, सी डी ए बी, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर हो गया। अच्छा आगे चले, अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल लगातार चलते रहना, लाड लो, शेयर करना। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे भैया जी। हाँ, फर्स्ट पारी के जो पहला प्रश्न पत्र है उसके बारे में अपन बात करें, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें कि 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, और आपको पता है दोस्तों, इसके संदर्भ में बता देता हूं मैं आपको कि सीईटी मॉडल पेपर्स आपके आ चुके हैं, जो कि आपके समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आपके मॉडल पेपर जो है लक्ष्य क्लासेज की तरफ से आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल के जो पेपर हैं, स्नातक स्तर के जो पेपर हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके और तुरंत के तुरंत उसको क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। चलिएगा। अच्छा 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आने वाला है। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने बताया नहीं है कहीं आपको वनस्पतियों के अंदर। तो अमृता देवी किसने, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। ए मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों आपके 52 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें अपन कि 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, और 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको पता है किस बंदरगाह, सुनिएगा, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। अगर किस बंदरगाह, अच्छा बंदरगाह पूछा, पोर्ट पूछा है, किस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया था, तो आपके कोलकाता, मतलब कहने का कोलकाता बंदरगाह है। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही कर देना, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिमालय के किस भाग में करेवा पाई जाती है। करेवा मतलब कहने का नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, मतलब कहने का जो मिट्टी है, उस मिट्टी की बात करें दोस्तों कहां पर पाई जाती है आपके, तो कश्मीर हिमालय के अंदर पाई जाती है। कहां पर भाई, कश्मीर हिमालय के अंदर पाई जाएगी। आपको पता है कि नहीं पता, तो यहां कहीं ना कहीं पूर्वी हिमालय के, हाँ डी ऑप्शन आपको सही कर देना है, जो कश्मीर हिमालय है, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया ना, बिल्कुल सही मानेंगे इस चीज को। आगे चलेगा 54 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें। 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। चिन्नार है क्या, नहीं है। पेरियर केरल के अंदर है। गोविंद नहीं है। यहां ये कौन सा दे रखा है, रामगढ़ बिस्दारी सी दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 55 नंबर क्वेश्चन से पहले सुन लीजिएगा कि राजस्थान पशु परिचर के मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आ चुके हैं, और मॉडल टेस्ट पेपर की प्रमुख विशेषताएं आपको दिख रही है, 10 OMR सीट के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो यहां पर लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन यूट्यूब स्टोर पर ये उपलब्ध है, 179 के अंदर आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग विलंब ना करके जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा। क्लियर है कि नहीं है, अरे क्लियर है कि नहीं है। चलिएगा आगे चले दोस्तों, आगे चले अपन। आगे कौन सी बात करने वाले हैं, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आने वाला है, तो पूछेगा आइजोल राजधानी किसकी है। आइजोल किसकी है, तो दोस्तों मिजोरम की है। किसकी भाई, आइजोल की बात करें, मिजोरम, सी ऑप्शन आपको याद रखना है। आइजोल किसकी है, मिजोरम की है। अच्छा आगे बात करें दोस्तों, यहां अपना कौन सा क्वेश्चन है, तो यहां आपके भाई साहब मैं क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। तो यहां आपके 65 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नगर
भारत का प्रथम आर्द्र भूमि नगर बना, मतलब आर्द्र भूमि वेटलैंड की बात करें, रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट की अगर बात करें तो कौन सा शहर है, कौन सा नगर है, तो वो आपके उदयपुर है राजस्थान के अंदर। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, मतलब कहने का उदयपुर हो जाएगा। 69 नंबर के अंदर की बात करें तो 69 की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान राज्य, सुनिएगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? उदयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, चूरू में नहीं है, और यहां पर कौन सा हो जाएगा? कोटा जिला हो जाएगा। तो यहां आपके दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 जनों के अंदर विकसित किए थे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, आगे क्या आने वाला है? आगे दोस्तों आपके लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहां बात करें किसने जो मतलब इंडिया हाउस बना के उन्होंने काम किया था, तो यहां श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी राव सावरकर, मदनलाल धींगरा, लाल कृष्ण हरि चापेकर है। तो यहां श्याम जी कृष्ण वर्मा, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अच्छा, आगे बात करें, यहां पर क्या आने वाला? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो चीनी उद्योग है दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग है। तो यहां आपके मतलब बी ऑप्शन आपके हो जाएगा, क्लियर है, कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करें, आगे बात करें दोस्तों, आगे क्या आने वाला है? तो यहां सफलता की बारी लक्ष्य प्रश्न टेस्ट के साथ करें तैयारी, और आपको 6,666 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं किसके अंदर? 269 रुपए के अंदर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल चलेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? तो यहां 2015 के अंदर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया था 2015, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? चलेगा, तो कौन सा भाई? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात करें, आप लोग चलते रहिएगा, देखिए आपस में फालतू बात नहीं करनी है। आप जितने भी पढ़कर के आए हैं, जितने क्वेश्चंस किए हैं, हाँ बिल्कुल मेरा सही हो गया सर, बिल्कुल आपका सही हो गया बाबू। अरे सही तो करने, एग्जाम के अंदर करना ही क्या है? सही तो करना है, बस यही तो है, और क्या है? और क्या भाई, सही तो करना है ना, तो सही आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे चले, कौन सा आने वाला है? आगे चले, कौन सा आने वाला है दोस्तों? तो यहां आगे आपको इसरो की बात अपन करने वाले हैं, और इसरो के संदर्भ में कौन सा आने वाला है? इसरो मतलब कहने का 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि इसरो ने 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थितिक उपग्रह कौन सा था? तो वो आपका इसरो के द्वारा एप्पल किया गया था। एप्पल मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? एप्पल आपके हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह अयस्क संयंत्र स्थित है? तो कर्नाटक के किस शहर के अंदर लौह अयस्क जो मतलब कहने का संयंत्र वो स्थित है? वो आपके भद्रावती के अंदर है। तो भद्रावती के अंदर है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें, भारत में कहां स्थित है? तो आपके दोस्तों कहां? श्री हरिकोटा द्वीप के अंदर स्थित है। कहां पर भाई? श्री हरिकोटा द्वीप, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, आगे क्या आने वाला है? तो यहां अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो यहां ऑपरेशन फ्लड मैंने करवाया है आपको, और जो ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं करवाए, आपके राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले, चाहे आपके भारत के संदर्भ में पूछ ले, सारे क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी के अंदर चेक कर लेना। जितने भी मेरे साथी बंधु ऐसे जुड़ रहे हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी के अंदर करे हुए हैं, आपको 101% आपको सारी चीज करवा रखी है, 101% आपको सारी चीज करवा रखी है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस चीज पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहां तक आपको समझ में आ गया। ऑपरेशन फ्लड तो मैंने कल ही करवाया था। तो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपके भाई साहब आपके किससे? श्वेत क्रांति से, वर्गीज कुरियन, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बात करें दोस्तों, आगे कौन सा आने वाला है? तो यहां निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? मतलब कृषि की समस्या नहीं है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, भूमि की उर्वरता में गिरावट है, भूमि एक छोटे आकार होना और जैविक खेती को प्रोत्साहन, ये समस्या नहीं है। तो अच्छा ही है दोस्तों, ये क्या है? इसके लक्षण है, समस्या नहीं है, अच्छा ही आपको मिलेगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करें कौन सा है दोस्तों? आगे बात करें, सुनिएगा। तो यहां बात की जाए आपके
यहां बात की जाए तो यहां निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित होगा आपका? कौन सा बंदरगाह होगा आपका? तो यहां पारादीप दे रखा है, कोच्चि बंदरगाह केरल, कोच्चि बंदरगाह दे रखा है, तो यहां केरल के अंदर दोस्तों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, असम करता है और मणिपुर नहीं करता है। तो मणिपुर मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों यहां आगे क्या आने वाला है, तो वेदिका, दुका, अमालव शिखर किससे संबंधित है? तो वो मंदिरों से संबंधित है। किससे भाई? मंदिरों से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा ना। तो वेदिका की बात करें, अमालक की बात करें, अमालव की बात करें, क्या कहते हैं इनको? मंदिरों को कहा जाता है। तो मंदिरों के ऊपर का जो शिखर होता है ना उसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना। क्लियर है? अच्छा आगे बात करें कि आगे क्या आने वाला है, तो दोस्तों सुनिएगा, आगे बात करें आपके, हाँ सुनिएगा, देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, डेमो में आप पढ़ के गए होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है कि सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? तो आपने जॉर्ज थॉमस नहीं पढ़ा था क्या? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर मौखिक रूप से राजपूताना कहा था और 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं ना, लेवल तो है कोई एग्जाम का, अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपने अच्छा किया होगा, लेवल तो है एग्जाम का, ये वो माननी पड़ेगी। ऐसे नहीं सोचना है आपने आपका पेपर भी नहीं हुआ है अच्छे से और आपका एग्जाम पेपर बहुत इजी था, ऐसा भी नहीं है। एक अच्छे लेवल का एग्जाम पेपर जो है वो लिया गया है, लेकिन सारे जो चीजें हैं वो पढ़ा रखी हैं भाई, ठीक है ना। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 103 की हो गई, 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि मैं कह रहा हूं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी गलियारे, इनमें से कौन से दो, मतलब पूरा पश्चिम गलियारे की बात करें, और ये आपसे प्रश्न दोस्तों 2023 के अंदर भी पूछा हुआ है। तो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने का काम करता है, तो यहां आपके दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने का काम करता है, ये आपके प्रश्न पूछा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है ना, चलेगा। अच्छा आगे बात करें कि यहां पर भारत के निम्नलिखित या बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में व्यवस्थित करना है, तो यहां उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर व्यवस्थित करना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पहले कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट पर कौन सा आ जाएगा आपका? फर्स्ट पर पारादीप आ जाएगा, दूसरे पर विशाखापट्टनम आ जाएगा, तीसरे पर आपके दोस्तों चेन्नई आ जाएगा और चौथे पर कौन सा आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा हो रहा है? इसका मतलब बी, ए, डी और सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी आपके हो रहा है। तो बी ए डी सी कहीं मिल रहा है कि बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आगे बात करें कि आगे कौन सा मिलने वाला है आपको, तो यहां आपको आगे मिलने वाला दोस्तों क्वेश्चन, हाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहां भारत की दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगी, कंचनजंगा है। एवरेस्ट दे रखा है लेकिन एवरेस्ट विश्व का हो जाएगा, यहां केटू गवर्नमेंट आश्रम दे नहीं रखे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सिक्किम। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इससे आगे की बात करें दोस्तों कि आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपका, चलते रहिएगा, साथ के साथ चलते रहिएगा कि सेकंड ग्रेड प्रैक्टिस टेस्ट आपके आ चुके हैं दोस्तों, मतलब कहने का सेकंड ग्रेड जो है प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक की सुदृढ़ तैयारी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट बुक की प्रमुख विशेषता यह है कि आपको दोस्तों ओएमआर दी जाएगी, प्रश्नों का एक संग्रह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, 239 रुपए के अंदर आपको मिलने जा रही है। तो आप परचेज कर सकते हैं, अपने नजदीकी जो बुक स्टोर है वहां पर जाइएगा, या फिर कह सकते हैं दोस्तों अपने जो अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां बुक स्टोर पर जाकर के आप लोग भी कर सकते हैं। चलेगा ना, चलेगा भाई। अच्छा आगे बात करें कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो यहां आपके सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो ये पेट्रो जो रासायनिक है, मतलब कहने का पेट्रो रसायन जो उद्योग है, पेट्रोलियम जो उद्योग है वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें भाई आगे कौन सा आने वाला है, तो यहां, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो आप लोग, चलते रहिएगा ऐसे ही। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब तो बेटा हंसी नहीं आएगी तुम लोगों, क्योंकि पेपर आप लोगों को खराब हुआ है ना, पढ़ो मत, पहले तो बातचीत कर लो आप आराम से ना, ऐसे ही करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया है। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिएगा। उत्तर में कौन है भाई? खेतड़ी, तो डी पहले आ जाएगा, खेतड़ी। अलवर क्या आ जाएगा? दूसरे पर आ जाएगा, तो यहां पर सी आ जाएगा, डी सी, फिर क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो डी सी ए बी आ रहा है, डी सी ए बी, मतलब कहने का आपके डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर, आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें आपके, इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें कि भाई कौन सा है, देखिएगा फुटलूज
जो फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है मतलब कहने का ये उद्योग ऐसे होते हैं जो कहीं भी मतलब कहने का स्थापित कर दिए जाते हैं, और ये जो उद्योग है वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसका मतलब और कच्चे माल पर तो निर्भर नहीं रहेंगे। तो यहां पर ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, ये विशिष्ट प्रकार के स्थानों पर स्थित हो सकता है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कौन सा जगह? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अच्छा आगे बात करें अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों कोरापुट खनन क्षेत्र कहां किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें, कोरापुट हो गया आपके। आगे बात करें कि आगे क्या आने वाला है। हाँ आगे क्या ना, सार्क का सचिवालय कहां पर है? सार्क का सचिवालय कहां पर है? और सार्क के सचिवालय की बात करें दोस्तों काठमांडू के अंदर है, और काठमांडू कहां पर है? नेपाल के अंदर है। आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ए ऑप्शन हो गया। आगे बात करें आपके और रह गए क्वेश्चन 100, आगे बात करें कौन सा आने वाला है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं दोस्तों वो कौन है? ऋषभनाथ हैं, ऋषभदेव कह सकते हैं, ऋषभदेव भी कह सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो यह ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आगे बात करें दोस्तों, यहां अगला क्वेश्चन जो है आपका जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के जनक कौन है दोस्तों? तो इनके जनक जो है ये किसकी जीवनी है? तो ये आपके दोस्तों रंजन गोगोई की जीवनी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। आपने ज्योग्राफी के अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखा होगा, बहुत अच्छे से आपने कर लिया होगा, कहीं कोई समस्या भी नहीं आई होगी। अब दोस्तों इससे आगे ज्योग्राफी के अंदर आप अच्छे से आंसर की करने का काम करिएगा, अपना स्कोरिंग चेक करने का काम करिएगा, स्कोर चेक करिएगा। और इसके बाद में मेरे बाद में आपके लाडले आपके चहेते करण सर आने वाले हैं इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चनों को लेकर के। तो आपने इतिहास और कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से प्रश्न किए हैं तो आइएगा, स्वागत है सर आपका। और बच्चों आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से कि इतिहास कला संस्कृति के बारे में बताना है, तो देखिएगा एक बार। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिएगा, बहुत अच्छे से पेपर हुआ है वैसे तो, बहुत बढ़िया पेपर अच्छा ही होता है, बच्चों को पढ़ाई अच्छे से करते हैं ये। ठीक है बाबू। चलो देखो, अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के जितने प्रश्न आए हैं वो, या कल्चर के जितने प्रश्न आए हैं वो, उनके बारे में बात करते हैं। और अपना जो पहला प्रश्न जो था इतिहास से संबंधित, उसका नंबर जो आता है वो 14 नंबर प्रश्न जो है वो आता है। देखिएगा, देखते हैं 14 नंबर में क्या था। तो आप सब भी देख लो 14 नंबर सवाल में उत्तर क्या आएगा। ये तो आपको पता ही भी होगा, देख के आए हो ना एग्जाम, तो पता तो है ही कि कौन कौन से कल्चर और हिस्ट्री के सवाल थे। तो 14 नंबर सवाल जो है उसमें देखिएगा, ये हिस्ट्री का नहीं, ये पॉलिटी का है। तो मैं आपको लगवा देता हूँ इसमें कि 14 नंबर में आपके उत्तर जो होगा वो क्या होगा, मैं बताता हूँ। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल और बदल के विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये इसका 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो देखिए पॉलिटी से संबंधित कि कौन सा है, या ये किससे, हिस्ट्री से संबंधित आ गया क्या? हाँ, कि निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाईबोस की प्रथा आरंभ की थी? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने शाही दरबार में ये किया था? तो वो आएगा उत्तर आपका ए, बलबन जो था वो था। उसके बाद में अगला सवाल जो आता है उसको देखते हैं। और अगला सवाल जो है वो आता है आपका हिस्ट्री से कि इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? इलाही एरा कैलेंडर जो है वो किसने जारी किया था? तो उसका उत्तर आएगा क्या? ए, अकबर ने जारी किया था। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद में अगला सवाल जो आता है वो आता है 33 नंबर। देखते हैं उस सवाल में क्या होता है। और ये सवाल जो है ये तो सबको पता है कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आपको पता है कि नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागौर। उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो आता है 34 नंबर, है ना? वो क्या है कि उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने गीत राजस्थानी राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश पर अमृत प्रदान किया था। तो वो थी कौन? अहिला जिल्ला बाई। कौन आएंगी? अहिला जिल्ला बाई। उसके बाद में अगले जो सवाल आता है उसका नाम आता है, देखिएगा कि ये लोक कला से संबंधित है कि इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट होता है पाने होते हैं कागज के,
फड़ होती है कपड़े पर, मांडने होते हैं दीवार पर, और कावड़ होती है किसकी, लकड़े की। तो पहले 1 में 4, 1 में 4 यानी कि उत्तर इसका आएगा सी। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है 39। 59 है सर, 59 वाला सवाल देखते हैं। और इसमें क्या आएगा, हाँ ये देखो भाई, ये राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो जसनाती ये सही है, इसका उत्तर आएगा ए। यूनेस्को के में वालर नृत्य की शैली को अमूर्त में नहीं शामिल किया गया, वो किया गया था कालबेलिया को। अगला चलो, और सवाल नंबर 60, और ये है गणगौर पर्व किसको समर्पित है। गण का अर्थ शिव और गौर का पार्वती, तो देखो कहाँ पे है, डी, इसका उत्तर होगा पार्वती। उसके बाद में अगला आता है कौन सा, और वो आता है लोक कथाएं के संग्रह से उद्धत वातारी फुलवारी किसने लिखी थी। तो ये सबको पता है किसने लिखी है, विजयदान देथा। किसने लिखी, विजयदान देथा ने। अगला सवाल, आनंद मठ है ना, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो ये आएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल निकालो। उसके बाद में आता है आरटी से संबंधित। आरटी से संबंधित अगर बात आती है, सूचना का अधिकार विधेयक राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति किस वर्ष मिली थी, तो वो जून 2005। कब आएगा, जून 2005। तो ये आरटी वाला याद रखना, जून 2005। और सफलता की बारी, लक्ष्य प्रैक्टिस सेट से करे तैयारी। और ये प्रैक्टिस सेट केवल और केवल सीईटी का जो आपको मिलेगा 279 में। आगे चलो, अगला सवाल जो है ये बेटी बचाओ वाले तो करवा दिया गुरुजी ने। उसके बाद अगला आता है कि नई दिल्ली में 90वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए। 90वें एशियन खेल जो थे वो 1982 में आयोजित हुए थे, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल आता है 74 नंबर, और 74 नंबर क्या है, इससे पिछला, हाँ ये लो भाई साहब, ये 74 थोड़ी है। उसके बाद में देखो ये तो हो गया, हाँ 77 वाला, ये करवा दिया यार। अब देखो लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है। तो ये कुचामनी ख्याल जो थी उसके प्रवर्तक कहलाते हैं लच्छीराम जी, है ना। उसके बाद में अगला सवाल आता है 79। 79 क्या है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और के प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो जल्दी बताओ ये किसने दिया था 79 में, डी। तो इसका उत्तर आएगा JL नेहरू, इन्होंने दिया था 79 में। उसके बाद में अगला सवाल आता है 91। और 91 अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ। तो वो आएगा शाहजहां। किसके काल में हुआ था, शाहजहां के काल में। 91 में शाहजहां आएगा। 98 ऊपर माल पंचबोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सबको पता है विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल 98 के बाद 101 नंबर, और 101 नंबर जो है वो क्या है, किस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुई थी। तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, 98 नहीं 101 में डी। तो ये 2005 में स्थापित हुई थी। अगला चलो 112 नंबर, 112 नंबर निकालो सर। 112 जो है वो है थेवाकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हुई। किस स्थान से संबंधित है यानी कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो उत्तर आएगा प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। अगला चलो सर, 125 नंबर, और 125 नंबर में क्या आएगा, किसानों पर चमड़ी कर जो 5 रुपए का लगता है अधिरोपित किया गया था, किसने शुरू किया था। तो राव कृष्ण सिंह ने। किसने, राव कृष्ण सिंह ने शुरू किया था। आगे चलो, बिजोलिया किसान आंदोलन से 2 सवाल आ गए, है ना। उसके बाद 128 कि नाटो का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है। नाटो का पूरा नाम ये है भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, सी, नाटो का पूरा नाम। अगला चलो 129 नंबर। अगला कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था। तो वो कौन होते थे, समाहर्ता। कौन, समाहर्ता। 129। उसके बाद में 130 नंबर, और 130 नंबर जो सवाल है
उससे पहले एक विशेष सूचना, CET 2024 और इसकी 7 कॉम्बो बुक जो है वो आप मंगवा सकते हो, और केवल 999 में। पहले 1499 में मिलती थी, अब केवल 999 में मिलेंगी। आगे चलो, उसके बाद 130 नंबर सवाल जो है उसमें उत्तर आएगा क्या, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी भाई कुशीनारा, जिसको कुशावटी भी कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो 130 नंबर। उसके बाद में चलिएगा 133 नंबर सवाल, और 133 नंबर सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो कौन आएंगे, भीमराव अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब जो हैं वो भारतीय संविधान के जनक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 140 में क्या है सवाल, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पशुओं और आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, है ना, जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ये दूध की पैदावार मुख्य रूप से फोरम में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसका उत्तर जो है वो आएगा, दोनों कथन सही है। कौन सा है? सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। उसके बाद में अगला यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये थे भाई लुई 16, नाम देखो राजाओं के। अगला निकालो सवाल 142। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ आएगा इसका उत्तर। कौन सा होगा? सारनाथ। अणुव्रत किसने चलाया था या इसके प्रणेता कौन थे? तो आचार्य तुलसी जो थे वो इसके प्रणेता थे। आगे चलो, निम्नलिखित में किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आर्मर्ड किला है, बख्तरबंद है? तो बख्तरबंद रणथंबोर के बारे में कहते हैं, और ये किसने कहा था? अबुल फजल ने, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल जो है वो 145। हाँ, ये तो सारे कल्चर के हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 1799 में किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। उसके बाद में अगला सवाल, हाँ, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रोज ने दौरा किया था? तो वो जहांगीर के समय में आए थे ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में 97 और निकालो, 97 इसको भी देख लेते हैं कौन सा है। इसके दोनों कथन सत्य हैं, इसके भी भाई, है ना, कि A और 2 दोनों कथन सत्य। ब्रिटिश सरकार से संबंधित है ये पॉलिटी का सवाल है। आगे चलिएगा साहब, 97 के बाद में 102 में ये हिस्ट्री का है, 2 कथनों में से को, तो इसके भी दोनों कथन सही है। सी, 1 और 2 दोनों कथन ठीक है। 126 नंबर निकालो। 126 नंबर में उत्तर आएगा क्या? अच्छा, ये इकोनॉमिक कहा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम जो है वो आएगा, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिले। तो इसका उत्तर होगा डी, 134 नंबर। 134, 119। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड पे परिलक्षित नहीं होता है? तो इसका उत्तर आएगा जनसंख्या घनत्व। कौन सा? जनसंख्या घनत्व। उसके बाद 134 नंबर, पॉलिटी का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो वो कौन सा आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में 135 और 135, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण कौन सा है? तो वो याद रखिए, एकाधिकार का उदय। तो ये आपके पॉलिटी के, हिस्ट्री के जो और कल्चर के जो सवाल थे या इकोनॉमिक सर्वे के जो सवाल थे उनके बारे में मैंने करवा दिया है। अब अगली बारी जो आती है वो देखते हैं कि कौन आ रहे हैं आपको सवाल करवाने के लिए। तो देखिएगा साहब, और ये आ रहे हैं आपके गुरुजी अनिल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब। और अब हम लोग बात कर लेते हैं गणित वाले प्रश्नों की।
और गणित वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात अगर करें तो गणित के भी बहुत से क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके सामने थे। हालांकि अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल जो था वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे वाले से क्वेश्चन थे। तो आपके सामने हम चलते हैं सीधा वापस क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स के क्वेश्चन आप मिलाते रहिएगा और अकॉर्डिंग टू पेपर अगर हम बात करें तो अपना सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो मैथ्स वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है। बात करें यहां पर ये क्या कहता है, यदि डेटा k 2k-1 3k+2 और 5 8 10 का माध्य यानी मीन 9 है, इसकी माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी। तो सीधा सा ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बताना है कि इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 8.5 होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1/2 log x प्लस log y और log x प्लस y डिवाइड बाई 2 बराबर किसके होंगे। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा x बराबर y, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि log 927 और log 832 का मान किसके बराबर होगा, तो तुम्हें सीधा सा याद रखना है कि 19/6 के बराबर होगा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। उसके बाद में अगर हम लोग चलें तो यहां पर हम अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन जो आएगा अपना वो आएगा 11 नंबर पर, और 11 नंबर पर अपना क्वेश्चन फिर आ गया है। ये क्या बोलता है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD एंगल BAC को समद्विभाजित करता है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो याद रखना बेटा, यहां पर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। 11 के बाद में हम लोग चलते हैं सीधे 12 पर। डेटा 5 3 8 11 13 8 19 24 में से माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका अगर अपन से पूछी जाए, माध्यिका का मतलब होता है सबसे बीच वाला मान। माध्यिका अगर हमसे पूछी जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, यानी 11वें में हो जाएगा बी, माफ कीजिएगा 12वें में हो जाएगा बी। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 40 मीटर लंबी सीढ़ी 20√3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार खड़ी की जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए, तो सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगी। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष की ऊंचाई अपन को निकालनी है। तो मैं आपको इतना सा बता देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है यहां पर ये मिस प्रिंट वाला सा हो, लेकिन ये की ऊंचाई का कोण पूछा है, माफ कीजिएगा 30 डिग्री होगा कि 45 होगा कि 50 होगा कि 60 होगा। ये 60 डिग्री है, ना कि 160 है, केवल 60 है। ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा केवल 60 होगा, यानी ओनली 60 डिग्री होगा। यहां बाई मिस्टेक 160 लिखा हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं सीधे 27वें क्वेश्चन में। अगर हम लोग सीधे 27वें क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पर वापस मैथ्स का क्वेश्चन आता है। ये आपके सामने फिर से एक प्यारा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। डेटा 6 16 12 4 7 35 39 3 के समांतर माध्य यानी मीन और माध्यिका यानी मीडियन का अंतर, मतलब माध्य और माध्यिका दोनों का अंतर पूछा है। तो इसकी बात करें तो बेटा इसका अंतर आएगा 5.755 5.75 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि बेटा देखो, आपने LDC का एग्जाम तो दे दिया है ना, लेकिन अब आपके सामने यह है कि अगर आप LDC में मान लीजिए आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपके सामने पुनः सीटी आ रही है। आप एक बार फिर बेहतरीन तैयारी के साथ अपनी सीटी को फिर से कीजिएगा। फिर से ये जो आपका पुराने वाला स्कोर कार्ड था वो अब आपके लिए इनवैलिड हो चुका है, अब आपका ये वाला वैलिड होगा। मात्र 179 में आपके मॉडल पेपर और ग्रेजुएशन के मॉडल पेपर भी मात्र 179 में ही होंगे। उसके बाद में बात करें, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। आगे की बात करें, एक वर्ग और एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपको इतना सा बता देता हूं, ये बेटा 48√3 आएगा, लेकिन यहां ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्टार मानते हुए आगे चल लेंगे। अगर यहां बात करते हैं 4x³ प्लस kx का गुणनखंड 2x + 1 हो तो k का मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो आपका आंसर हो जाएगा -1। आगे चलते हैं, x अपॉन ये बेटा x² है, x अपॉन ये x -2x + 1 = 1/4 हो
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसका आंसर था 198 आपका सही उत्तर है। आगे बात करें 31 के बाद में आता है सीधा 36। हम लोग चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन में जो मैथ से संबंधित है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। अगर इसकी मैं बात करूं ना तो ये बोलता है कि दर्शाए गए वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वाणिज्य संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्र का औसत है। बेटा इनका सबका औसत निकालना है जो कि आएगा 915, यानी ये हमारा क्वेश्चन था 36 नंबर। और अगर हम बात करें 36 के बाद में सीधा 37 की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के संपूर्ण नोट्स आपके सामने, कंप्लीट नोट्स का पैकेज आपके सामने है। 7 बुक का सेट है मात्र 999 रुपए में। आगे की अगर हम लोग बात करें ना तो ये बोलता है कि 2005, 2006, 2007 और 2008 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संस्थान के छात्रों दर्शाई गई है। आपको बताना है 2005 और 6 में मानविकी संकाय तथा 2007 और 8 में विज्ञान संकाय में एक साथ प्रवेश का अनुपात कितना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा। आगे की अगर हम लोग बात करें ना तो ये दिया है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट ABCDE एक पुस्तक के प्रकाशन में क्रमशः कागज, मुद्रण, विविध कार्य, बाइंडिंग और रॉयल्टी की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 185 रुपए प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तकों की 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों में खर्च 5,55,000 रुपए आपका यहां पर उत्तर आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, ये है कि 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे को बाहर 2.5 मीटर चौड़ाई मार्ग से घेरा जाता है। 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को पक्का करने की लागत कितनी होगी। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा 1,11,000 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें ना, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 720 है। केवल लंबाई में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना बढ़ जाता है, मतलब 25% बढ़ जाता है। तो परिमाप भी 25% बढ़ जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा बेटा, इसका आंसर आता है 135, पर ऑप्शन में कहीं पर भी 135 नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कहीं पर 135 नहीं है। 40 के बाद में बात करें हम 41 की, एक मीनार के सिर से 2 बिंदु PQ जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा क्रम से 10 मीटर 5 मीटर की दूरी पर है, उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा सर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 5√2, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन। अगर 42 की बात करें ना तो एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। आयतन 1617 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपको सीधा सा आंसर देना है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, जहां पर कि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और 1, 4 है। तो इस वाले अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो आंसर आएगा 3 और -10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। छत को रंगने की लागत 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 5,000 है। 4 दीवारों की रंगाई की लागत रुपए 240 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800 है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो याद रखना इसका आंसर आएगा 3.5 मीटर हो जाएगी। अगर हम लोग आगे की बात करें, जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान से ऊपर से गुजरता है, तब जमीन पर एक ही बिंदु से विमानों का उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री हो तो जमीन से निचले विमान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका आंसर आ जाएगा 150√3 + 1 हो जाएगा। यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बेटा राहुल सर की जो बुक है वो आ गई है मात्र और मात्र 179 रुपीज में। सामान्य विज्ञान की बुक है। आने वाले एग्जाम सीटी हो या पटवार हो या अगला LDC हो या वीडियो हो, सभी प्रकार की एग्जाम में ये बुक बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। और मैं आपसे इतना सा कहूंगा कि विज्ञान से अगर डर गए ना तो बेटा आप
ये मान करके चलना, विज्ञान से डर गए तो एग्जाम आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और अगर विज्ञान को एक एक अंगुली पर एक एक चीज आपको सीखनी है तो ये पुस्तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। याद रखिएगा, ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हो लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से या प्राप्त कर सकते हो यूट्यूब स्टोर से। और आप यदि इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये आपके पास पहुंच जाएगी। विशेष रूप से ध्यान रखें, लिमिटेड स्टॉक है। जो विद्यार्थी साइंस सीखना चाहते हैं वो जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर एक जन्मदिन की टोपी पर शंकु के आधार की, जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऐसी 5 टोपियां बनाने हेतु सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 5 टोपियां बनानी है और आपको क्षेत्रफल बताना है। आएगा बेटा 2750 आएगा। यह आपका एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसका मैं आपको बता देता हूं। साइन 29 डिग्री बटा 61 डिग्री, इसका मान 1 हो गया। 210 ये 11 31 45 59 79 -3 साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आगे की बात करें तो बेटा यहां एक छोटा सा मिस प्रिंट जरूर है, मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे वाला है, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ये, और जो बहुत बार मैं क्लास में भी करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन मार्क न होकर के अनंत है, इसका उत्तर पूछा गया है। और इसका उत्तर अगर आप निकालोगे तो बेटा याद रखना, इसका उत्तर आ जाएगा 10। इतना सा ध्यान रखें। आगे की बात करें, दो संख्याएं का अंतर 24 का अंतर है, उनका गुणनफल 112 है, तो योग क्या होगा। तो बेटा याद रखना, अंतर 24 है, इसका मतलब ये 28 गुणा 4 हो गया। टोटल हो जाता है बेटा इसका 28 गुणा 4, और 28 गुणा 4 112 होता है। टोटल करेंगे तो 32 आएगा। उत्तर 32, ऑप्शन नंबर ए 49 नंबर में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। ये हो गया, ए ने 1 लाख रुपए निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 माह के बाद बी ने निवेश के साथ उसे जुड़ गया। वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपए कुल लाभ में से ए को लाभ के रूप में बी के हिस्से से 36,000 कम मिले तो बी ने कितना निवेश किया। ए ने 1 लाख रुपए निवेश किया 12 महीने के लिए, और बी ने 9 माह के लिए निवेश किया 2 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग चलें, ये बोलता है अनुपात क्या होगा जिसमें 1 - 5 4 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स ए से विभाजित होता है। तो ये आपको जरा ध्यान से समझना है। 51 नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1:1 है ना। ये रेखाखंड एक्स एक्स को विभाजित करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये वाला तो आपका क्वेश्चन हो ही गया था। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन संख्या 62 में। हमारा अब जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा 62 में क्वेश्चन आएगा। ये अपना 61 नंबर क्वेश्चन भी आ गया है। 61 की बात करें तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक का सतही क्षेत्रफल 96 हो जाएगा। तो बेटा इसका उत्तर 8 आ जाएगा सी ऑप्शन के हिसाब से। ये बोलता है ए बी सी एक साझेदारी में 7/2 4/3 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात ए अपने हिस्से में 50% की वृद्धि की। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 आता है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो याद रखना 600 रुपए होगा। माफ कीजिएगा, ये 6,000, हाँ, ए का हिस्सा क्या होगा, सॉरी बी का हिस्सा क्या होगा। इसने बी का हिस्सा पूछा है क्वेश्चन संख्या 62 में। तो बेटा बी की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा ए ऑप्शन, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आगे की अगर मैं बात करता हूं 62 के बाद में 63 विपुल टूर पर है, उसके पास अपने खर्चे के लिए 360 रुपए हैं। यदि टूर 4 दिन आगे निकल जाता है तो अपने दैनिक खर्चे में 3 रुपए की कटौती करनी पड़ती है। कितने दिन के लिए विपुल गया है। तो बेटा 4 दिन आगे निकल जाता है। अगर हम 63 की बात करें तो बेटा 20 दिन के लिए। ठीक है, 20 का भाग 360 में दो, 4 दिन आगे निकल गया। 24 का भाग 360 में दे दो, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के नोट्स, ऑनलाइन कोर्स, मॉडल पेपर, ये सब चीजें आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें आगे वाले क्वेश्चन की तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन संख्या 80 में। यहां पर अपना क्वेश्चन आता है सीधा 80 नंबर जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है।
ये क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण बी कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यदि कोण ए बराबर 62 हो तो कोण बी बराबर कितना होगा। अगर हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आपका सी आएगा, 62 आपका उत्तर आएगा। त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर सर्वांगसम त्रिभुज है, यदि कोण एबीसी 52 और कोण पीक्यूआर 80 हो तो कोण सी ए बी कितना होगा। अगर हम 81 की बात करें तो बेटा 48 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो सीटी प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए सीटी 2024 टोटल नोट्स हैं वो पूरे के पूरे मात्र और मात्र 999 रुपए में 7 बुक का सेट है। थ्योरी वाली बुक है, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड पूरा इसमें कवर है। मैं ये मानता हूं कि ये बुक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है सीटी भर्ती परीक्षा के लिए। आगे की बात करें, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर PQ कोण B बराबर कोण Q, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेटा याद रखना ये सर्वांगसम हो जाएंगे, 82 का आंसर जो होगा ना वो C हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा 122 नंबर में। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन चलते हैं 122 122 नंबर में। और 122 की अगर हम बात करें तो बहुत सा बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये क्या बोलता है कि यदि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है 122 नंबर क्वेश्चन में। मैं आपको एक छोटी सी बात फिर कह देता हूं, यहां एक हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, ये बेटा केवल 6 है, ठीक है, इतना याद रखना। 122 के बाद में हम लोग चलते हैं सीधा, दूर दूर तक अपने क्वेश्चन नहीं है, दूर दूर तक क्वेश्चन नहीं है। यहां पर फिर अपना क्वेश्चन आता है वापस 147 नंबर क्वेश्चन। अगर 147 की बात करें ना तो बेटा इसका आपको मान बताना है, जो कि आ जाएगा 13/20, पूरा बोर्ड मास का नियम लगाना है। हम अगर 148 की बात करें, 100 मीटर ऊंचे टावर सिर से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री, कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आपको यह बताना है बेटा 100√3 और बट्टा में 3 बताना है 148 में। अगले क्वेश्चन की बात करें ना तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन 65 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, इसका जो आंसर होगा वो 0 आंसर आ जाएगा आपका। और ये अपना क्वेश्चन अगला है 150वां, जिसमें आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। और अगर हम लोग बात करें ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा cos थीटा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत बेसिक से प्रश्न थे। अब आपके जो प्रश्न आने वाले हैं ना वो राहुल सर आपके साइंस के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा पूरी की पूरी आंसर की जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका QR कोड यहां पर भी है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों तैयार रहना मजे से। और अब आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साइंस वाले, बड़े प्यारे से क्वेश्चन, बड़े शानदार से क्वेश्चन। तो आगे का जो कार्यभार है वो राहुल सर के साथ में है। और राहुल सर का जो क्वेश्चन आ जाता है वो अपने सामने वो आ जाता है मेरे प्यारे भाइयों पहला क्वेश्चन। तो अब आगे राहुल सर। थैंक यू सर। चलिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुझे विश्वास है कि कहते ना कि हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों ये साइंस का मैं पेपर सॉल्यूशन आपके बीच में लेकर के आया हूं। और मैं हर दिन ये बात कहता था आपको कि साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस इससे बाहर नहीं होगी, इससे बाहर नहीं होगी। विद्यार्थियों को बहुत जोरों शोरों से मेरे पास मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि शानदार सा पेपर गया गुरुजी और आपकी क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं था। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा श्याम को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार मैं आपको साइंस पढ़ाता रहूं, पेपर में सवाल मिलते रहे और आप पेपर को फोड़ते रहे। चलिएगा बच्चों, आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि हर एक सवाल आप ही की, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, चाहे किताब हो, कहीं से भी सवाल टपका है लेकिन बाबा की नजर से बाहर नहीं गया। तो सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। करते हैं अपन पहला सवाल स्टार्ट। चलिएगा बच्चों, पहला सवाल आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 4।
बिल्कुल आप सभी के सामने ऐसा लल्लू सवाल खूब बारे सवाल करवाया है। अगर अभी भी साइंस के लिए नहीं जुड़े ना बच्चों तो फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आ रही है सीईटी आपके सामने, साइंस में जैसे गर्दा एलडीसी में मचाया है ना, वैसा वैसा गर्दा अपन सीईटी में भी मचाने वाले हैं। हर एक सवाल आपके नोट्स में से आया बच्चों, अब पढ़ना चालू कर दो आप राहुल बाबा के साथ साइंस को। चलिएगा, मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण के प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित है। बताइए सभी विद्यार्थी, लिंग निर्धारण के लिए बताओ कौन कौन है, एक्स और वाई। आपको पता है टोटल मिला के गुणसूत्र होते हैं 46, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। भाई साहब धड़ल्ले से बताया था शानदार तरीके से, तो आंसर आएगा एक्स वाई। बोलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरुजी बताया था, याद करो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, कोशिका चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर बताओ प्रोटीन का बनना, डीएनए से डीएनए का बदलना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए का आरएनए बदलना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो आंसर आएगा बताओ कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5th में डी। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बढ़िया रहा है क्लियर, बहुत ही शानदार, बहुत ही कंटेंट एकदम। आप खुद सोचिए कि एक भी सवाल बाहर नहीं है बच्चों साइंस का, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जुड़ जाइएगा, बेहतरीन। चलिएगा डी। अगला सवाल देखेंगे 5th के बाद, अगला 6th। निम्न में से उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें, सर्वाधिक उपयुक्त। मतलब कि आपको यह बताना है कि खाद्य श्रृंखला में आपसे पूछा गया कि प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में बताना है ना। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले देखो, गन्ना प्राथमिक उपभोक्ता, तनाबेदक प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन बाघ जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता। प्राथमिक उपभोक्ता बाघ नहीं होता, गलत हो जाएगा। इसके बाद यहां देखोगे सांप, छिपकली और पक्षी नहीं होगा, यह प्राथमिक उपभोक्ता, सांप नहीं होगा। उसके बाद मछली, मेंढक और टिड्डा, यहां पर बात करेंगे मछली नहीं। तो बताओ इसका आंसर आएगा टिड्डा, हिरण, गन्ना, तना, भेदक। तो आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा प्यारा सवाल था बच्चों, ये याद रखिएगा। ये प्राथमिक उपभोक्ता पहले से आप जानते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको। ये पारिस्थितिकी तंत्र जाके आज भी सवाल पढ़े हुए हैं, आपको पता लग जाएगा कि कॉपी पेस्ट कैसे राहुल बाबा की क्लास से होते हैं। चलिएगा बच्चों, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 6ठे के बाद अगला सवाल आता है आपका 7वां सवाल। जैसा कि आप सभी को केवल मात्र बच्चों, केवल मात्र मैंने क्या किया था, 2 दिन नहीं 3, 6 और 9-10 घंटे मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी। लोगों ने भाई साहब पूरा आरएस का बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दिया। मैंने बोला था 3 घंटे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा और तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। भाई साहब आप देखेंगे कि 8-9 घंटे की क्लास से ये सीधा सीधा सवाल मिला कि फोरेंसिक मतलब जांच वगैरह के लिए कौन सा काम मिला जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट काम मिला जाता है। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे विश्वास है कि 7वें सवाल में बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। बोलो क्लियर है? यस। अगला देखेंगे सभी विद्यार्थी, ये सब हो चुके हैं बच्चों। अब अगला सवाल जो आएगा अपना, वो सवाल नंबर कौन सा आएगा बच्चों, 18वां सवाल आएगा। बोलो कौन सा आएगा, 18वां सवाल अपने पास आएगा। देखो ये सवाल मानव रोग में, आज भी जाके देखना, वीडियो पढ़िए। मैं तो कभी ये नहीं कहता भाई साहब कि मेरे कहने पे विश्वास करो, मैं तो कहता हूं जाओ वीडियो जाकर के देखो, आपको पता लगेगा कि हकीकत में भाई साहब बाबा की क्लास से कैसा कैसा सीधा सवाल छपता है। चलिएगा, और अब भी आपके कोई जानकार है और अगर आपने नहीं बताया है तो साइंस का एकमात्र विकल्प बच्चों बाबा होना चाहिए। पढ़िएगा बच्चों। चलिए, अभी कल परसों ही कराए तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम आएगा बच्चों, तो सी में सेकंड आएगा, सी में सेकंड आना चाहिए। सी में सेकंड देखिए तो ये तो नहीं आएगा, तो गया तेल लेने, ये भी गया तेल लेने, तो सी में सेकंड आएगा। ठीक गुरुजी। अगला देखो टाइफाइड, टाइफाइड में आता है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, तो डी में आएगा थर्ड। डी में बताओ थर्ड आ रहा है या डी में फोर्थ आ रहा है, तो ये गया तेल लेने, डी में थर्ड आंसर आएगा ए। खत्म कार्यक्रम। बोलो समझ में आया क्या? 18वें में आंसर आएगा ए। अगला सवाल देखेंगे सभी विद्यार्थी। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी ने बिल्कुल परचेज कर लिया होगा, 6666 प्रश्न इसमें है। और अब बारी है आपके सामने सीईटी की, मात्र 239 के अंदर आपको ये मिलने वाला है। चलिएगा बच्चों, अगला सवाल देखिए। हाँ, कौन सा फेराडे बच्चों, 4,04,04,375 बार ये सवाल करवा चुका हूं मैं। बताओ, मैंने आपको इतनी बार बताया, 2 दिन पहले सीईटी की क्लास लेता हूं मैं रेगुलर 5 बजे, लक्ष्य जूनियर्स यूट्यूब चैनल पे रेगुलर 5 बजे क्लास लेता हूं। वहां पर मैंने बताया था ये सवाल कि बार बार बता रहा था मैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला तो जनरेटर होता है। आंसर आएगा डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। बड़ा खुश हूं बच्चों, आज तो मैं मजा आ गया, शानदार आ गया बच्चों। चलिएगा, अगला सवाल, उस कथन की पहचान करें जो जंग लगने के बारे में कथन गलत है। जंग लगने के बारे में गलत कथन पूछा है। आप कभी भी फोकस करो ना तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, कभी भी बोला जाए ना कि गलत कथन गलत कथन गलत कथन, तो याद रखिएगा पहले गलत को फोकस करो। देखो सबसे पहले लोहे की रोड पर पेंट कराया, तो पेंट किया तो जंग हट गया, तो ये तो सही है बच्चों, है ना। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है।
नहीं बच्चों, जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ये टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब गलत जो है वो सी तो होगा, क्योंकि गलत पूछा तो सी तो आएगा। तो जहां जहां सी आ रहा है वही सही होंगे, बाकी ये गया, इसमें भी सी नहीं आ रहा, ये भी गया। अब बच गया ए, बी और सी। अब आप मुझे आराम से बता दो, है ना, ये भी सही है। अब आप मुझे बताओ या तो कौन सा होगा, या तो कौन सा हो जाएगा भाई ए जो होगा ये तो सही है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा, बी और सी आएगा। मतलब आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आराम से सवाल हो पा रहा है, कोई समस्या कोई इश्यू की बात यहां पर नहीं आ रही है। अगला सवाल देखेंगे अपन। हाँ, सोडियम धातु, अरे भाई साहब 4-5 बार बता दिया था मैंने। सोडियम धातु किस में रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। कई बार बताया था, क्योंकि आपको पता ही अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसी वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा, केरोसिन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। साबुन और डिटर्जेंट, आज भी क्लास पड़ी हुई है, आज भी क्लास पड़ी हुई है, जाकर के देख लेना। साबुन और अपमार्जक की एक क्लास ली थी, एक क्लास, एक थ्योरी एक एमसीक्यू, सवाल छप गया है वहीं से। कॉन्सेप्ट देखिएगा सभी विद्यार्थी, क्या कह रहा है, कौन सा सत्य कथन है उसकी पहचान आपको करनी है यहां पर। ठीक है बच्चों, चलिएगा। साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। नहीं साथियों, सोडियम लवण नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखो, साबुन के अणु पानी और गंदगी के साथ मिलकर के मिसेल का निर्माण करते हैं, मतलब बी सही होगा। तो जहां जहां बी आ रहा है उसको रखो, ये नहीं होगा, यहां पर बी आ रहा है, हो सकता है यहां बी आ रहा है, यहां पर बी आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, यदि मिसेल में पानी की मौजूदगी में गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। मिसेल्स का निर्माण होता है, याद करो मैंने ऐसे करके बनाए थे पोंछड़ियां, ऐसे पोंछड़ियां बनाई थी रे बच्चों, तो याद रखना मिसेल बिल्कुल। तो बी और सी आएगा बच्चों। इसके अलावा आगे देखते हैं बी और सी। साबुन कठोर जल में प्रभावकारी होते हैं, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में प्रभावकारी नहीं होते। कठोर जल में डिटर्जेंट जो होते हैं अप्रभावी नहीं होते, ये तो और प्रभावकारी यहां पर होते हैं। तो ये दोनों भी गलत है, तो आंसर आएगा बी और सी। बी और सी मतलब कि बताओ कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सवाल, इजी सवाल, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता थी। चलिएगा बच्चों, अगला, कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। अभी देखिएगा आप सभी विद्यार्थी, जब मैंने धातु है धातु पढ़ाया था तो आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया था, हलीना की रब से फरियाद। ट्रिक क्या थी, हलीना की रब से फरियाद, उसमें कहीं पर भी पारा नहीं आता। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेलिना की रब से फरियाद। इतना आसान तरीका बताया बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, 24वां हो गया है। 24 के बाद अपना नंबर आएगा, 24 23 के बाद अपना 56 वाला सवाल, 56। चलो सीधा 56 पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी उड़ी और ये सीधी गाड़ी पहुंची अपनी 56 के ऊपर है भाई। चलो आ जाओ, चलिए 56 नंबर सवाल आओ। हाँ, 4 प्रतिरोध, ये सवाल सेम टू सेम करा रखा, केवल डाटा चेंज आया, बाकी सवाल बाबा ने पूरा करवा रखा था। इससे तो बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल करवाए थे बाबा ने। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे कम प्रतिरोध। ये नहीं बोला उसने कि संयोजन श्रेणी क्रम रखो कि समांतर रखो, तो भाई ये तो खुद में बुद्धि है। श्रेणी क्रम में तो सारे जुड़ते हैं, तो सारे जुड़ेंगे तो ज्यादा आएगा। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के कर ही रहा था एक दिन, बस थोड़ा सा इसमें लेवल वाला सवाल करवाया था, बाकी सवाल वही छपाई। बताओ क्या किया था मैंने, सिंपल सी बात है गुरुजी, आंसर तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, हाँ बताइए सभी विद्यार्थी। हाँ चलिएगा, है ना। चलिए, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं। अरे भाई ये सवाल तो मैंने करवाया था आपको भाई साहब, मैं कह रहा हूं ना, एकदम मजा आ गया भाई साहब। पेपर का तो एकदम मजा आ गया। पेपर ताबड़तोड़ था, मजा आ गया। बच्चों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी पेपर हूबहू मिल गया। भाई साहब मैंने पहले ये बात कही थी कि बाबा की साइंस पढ़ने लग जाओ, एक भी सवाल क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, एक एक सवाल आपकी क्लासों से छपा है। अगर अभी तक भी साइंस में आपने राहुल सर का दामन नहीं थामा तो फिर कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं बाबा श्याम को कि उन्होंने मेरी लाज रखी। और लगातार अब वारी है आपके सामने सीईटी की, तो सीईटी में भाई साहब फोड़ देंगे पेपर को, ये जबरदस्त याद रखिएगा। साइंस के लिए जुड़ जाए। और आप सभी देख रहे हैं ये सेम टू सेम सवाल मेरी प्रतिरोध वाली विद्युत वाली क्लास के अंदर करवाया है। वहां पर डाटा भी चेंज नहीं हुआ बच्चों, बढ़िया तरीके से आप पढ़ना चालू करो। यहां पर लिखा देखो, सबसे कम प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में आता है। और समांतर क्रम संयोजन में आपको पता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 होता है। बताओ r1 का मान कितना होगा, 1, 1/2, 1/4, 1/4। एलसीएम आएगा 4, 1, बोलो क्या आएगा बताओ, 4, 2,
1 1, बोलो कितना आ गया, 4 2 6 2 8, 8/4, 8/4 1/r, r का मान निकालेंगे उल्टा करेंगे, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। बच्चों जिनको आज हकीकत में मजा आ गया यार, एक बार बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। मजा आ गया आज की क्लास में बच्चों, बढ़िया लगा, शानदार कि एलडीसी के पेपर में साइंस का भाई साहब गर्दा मचा दिया। लोग कह रहे हैं गुरुजी क्या आप ही की क्लासों से देख करके पेपर बनाया था क्या? मैं कहना चाहता हूं नहीं, मेरी क्लासों को देख के नहीं बनाया, लेकिन आपने इतनी मेहनत कर ली कि अब आपको पेपर आसान लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चलिएगा बच्चों अगला सवाल आप सभी के सामने, चलिए 56 हो चुका है, अगला सवाल देखेंगे। यह सवाल आपके आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन हमेशा बाबा एक बात कहते आए हैं आपको, क्या कहते आए हैं? हमेशा मैं एक बात कहते आए होंगे, जो आपको टॉपिक दे रखा है वो तो पढ़ लो, लेकिन उसके साथ के इर्द गिर्द के भी टॉपिक पढ़ो। जब मैं तंत्रिका तंत्र के सवाल करवाता था ना क्लास में, तो बहुत सारे अपवाद आते थे, वो अपवाद नहीं होते थे, वो किसी के भेजे हुए होते थे। आगे कहते गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस करवाते हो तुम तो सवाल, ले अब आगे इसका क्या करेगा? तंत्रिका तंत्र सिलेबस में नहीं दे रखा फिर भी कर आया ना सवाल। तो बच्चों मुझे पता है कि यार हमें पता है, हम इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, हमको ध्यान है कि इर्द गिर्द के पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं और बेसिक बातें कहीं से भी पूछी जा सकती है। इसलिए बच्चों टीचर पे बिलीव करके, विश्वास करके पढ़ना चालू करो। आप सभी इतना विश्वास करते हैं उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे को सिनेप्स बोलते हैं, तो आंसर आएगा सिनेप्टिक फ्लैप बच्चों आंसर। चलिएगा ये देखिए, ये सवाल आपके सामने कार्बनिक यौगिकों के बारे में आया है। चलिएगा देखिए सभी विद्यार्थी, वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्युत के संवाहक होते हैं, नहीं बच्चों, कुछ होते कुछ नहीं होते। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, नहीं बच्चों, इनके निम्न होते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, तो आंसर आएगा ए और सी। ए और सी मतलब क्या आंसर आएगा बताओ कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ सभी को? यस। अगला सवाल देखेंगे, 59 हो चुका है। अगला डायरेक्ट कौन सा है? 59 के बाद आप देखेंगे सीधा सवाल पे पहुंचते हैं अपन। चलो कौन सा वाला भाई साहब? 75। चलो ओ भाई साहब ये लल्लू सवाल आ चुका है। अरे मैं तो कहता हूं मजा आ गया भाई साहब, क्या बात है भाई, छा गए गुरु छा गए। ये सवाल एज इट इज मैंने करवाया और ये सवाल सीधा का सीधा छप गया। इसीलिए कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती साथियों, एक विश्वास है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। और जो बच्चे पेपर देकर के आए हैं ना भाई साहब, बाहर आकर के मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, गुरुजी हमारा पेपर हो गया, साइंस में तो गर्दा गर्दा कर दिया रे। बोलो महाकाल भगवान की जय। अब देखो बच्चों, भौतिक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। लेकिन एम्पियर नहीं मिलेगा, मैंने कई बार बोला। हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T, और Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, समय का मात्रक सेकंड, कुलाम बटे सेकंड आएगा। तो कुलाम बटे सेकंड मतलब ये तो हो गया ए में तो थर्ड, ए में तो क्या हो गया? थर्ड हो गया। और यहां से कुलाम का मात्रक निकालोगे, बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर ए में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड, देखो यहां पर फोर्थ आ रहा है, गलत। ए में थर्ड आ रहा है, सही हो सकता है, ये फोर्थ। अब बताओ अगली बात कर लेते हैं अपन, बताओ किसकी? विद्युत धारा शक्ति की बात कर लेते हैं। वी नो दैट P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर क्या होता है? VI। V का मतलब वोल्ट, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर तो वोल्ट इंटू एम्पियर। बताया मैंने P बराबर VI, तो सी में फोर्थ आएगा। बताओ सी में यहां सेकंड है, गया तेल लेने, सी में आया फोर्थ, ये सही है, आंसर आएगा बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको एक सब कुछ क्लियर करा था बच्चों, मजेदार तरीके से मैंने पढ़ाया था, मजा आ रहा होगा आपको। 75 के बाद अगला सवाल देखेंगे आप सभी विद्यार्थी, 83, 84, 85। चलो सीधा पहुंचते अपन 83, 84। हाँ चलिए सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने मेरे से कोशिका पढ़ा होगा, एज इट इज सवाल यहां से छपा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, एकल कोशिका के प्रोटीन, पौधों और पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। मैंने बताया था कि एकल कोशिका का प्रोटीन, और वो कौन सा होता है? स्पाइरुलिना। मैंने बताया था स्पाइरुलिना और क्लोरेला सेवाल। क्लोरेला सेवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहते हैं। बताओ ये तो सही है। और स्पाइरुलिना बोल रहा है, स्पाइरुलिना के बारे में बोल रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। नहीं, ये पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि नहीं करती, इसको जीवित रहने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर आएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? यस। अगला सवाल देखेंगे, श्रीहरिकोटा सर ने करवा दिया। श्रीहरिकोटा ये अभी मैंने 3 दिन क्लास ली थी स्पेस टेक की, और वहां से सीधा आ गया सतीश धवन श्रीहरिकोटा। याद करो SHAR जो एप्लीकेशन में जुड़े होंगे, वहां पर मैंने पढ़ाया था, और ये क्लास मैंने यूट्यूब पर भी ली थी, वहीं से सीधा टपक गया है ना। श्रीहरिकोटा हाई एम्पलीट्यूड रेंज पढ़ाया था मैंने, ये क्लास ली थी अभी स्पेस टेक की कुछ दिन पहले। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर ब्लड ग्रुप का सवाल, एज इट इज ये सब सवाल करवा रखे हैं बच्चों मैंने। बताओ, मैंने बोला था कि AB के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो C में तो आएगा भाई O में कोई एंटीजन नहीं होता, और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो AB C में फोर्थ आएगा। C में फोर्थ आएगा, तो ये तो गया, ये भी गया।
उसके बाद बताओ ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी उल्टा होता है, बी होगा। बोलो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए में थर्ड आएगा, ए में यहां सेकंड आ रहा है, गया ए में थर्ड आ रहा है, आंसर आएगा बताओ कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को? यस। अगला सवाल देखेंगे 86। हाँ जी, ये सवाल बच्चों, अब ये सवाल मैंने आपको एज इट इज करवा रखा है। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं तो कभी ये नहीं कहता कि भाई साहब आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं कहता हूं आज जाओ और अभी चुंबक की 2 क्लास ले रखी है, चुंबक वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाना, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर। चुंबक की क्लास में एक सूत्र बताया था मैंने, IBL sin थीटा। आई यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन पे मत जाओ चाहे। IBL sin थीटा मैंने आपको बताया था, और यहां पर थीटा का मान 90 रखेंगे तो IBL का मान मैक्सिमम आएगा, अर्थात 90। अरे sin 90 का मान 1 होता है ना, 1 और 1 को गुणा करेंगे IBL से तो मैक्सिमम प्राप्त होगा IBL और समकोण पर होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये बेहतरीन सा सवाल मैंने आपको YouTube पर करवा रखा है, दुनिया एप्लीकेशन में करवाती है। चलो अगला सवाल, कौन सा ट्रांसजेनिक, भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले बताया, अभी आप जाके एप्लीकेशन में ये क्लास मैंने पढ़ाई, बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ाई मैंने, लेकिन यूट्यूब पर बायोटेक्नोलॉजी के सवाल जरूर करवाए थे, वहां जाकर के सवाल देखना, वहां पर मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी थी, वहां पर ही बताया था। बताओ, सुनहरा चावल, बीटी कॉटन, याद करो बीटी कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया था, बीटी कपास इसे बोलते हैं, बैसिलस थ्रूएजिएंसिस है ना, और टमाटर की फ्लेवर। तो यहां से बताओ करण राय मतलब कि पूसा स्वर्णिम जो है वो ट्रांसजेनिक जीव का यहां पर नहीं है। ठीक है, पोटैटो वोटेटो सब लिखवाए थे मैंने बोला था एक उदाहरण आएगा यहां से। चलिएगा अगला देखो, अमीबाइसिस, कई बार बता चुका हूं, अमीबाइसिस तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ का मतलब ही अमीबाइसिस होता है। ठीक है बच्चों, यस। अगला सवाल देखिए, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और लिथियम, कई बार बताया, सोडियम और लिथियम, नाक से याद करवाता हूं मैं, नाक, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, मैंने यही बताई थी आपको, तो याद रखिएगा लिथियम। बोलो कौन सा? लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया था, तो मैंने IUPAC नामकरण सिखाया था। बच्चे बोल रहे थे सर आपने तो ना 10 एग्जाम्पल करवाए हैं, क्या ही 10 में से एग्जाम्पल से आएगा? मैंने कहा 10 में से भी नहीं आएगा, 10 से पहले जो बात बताई है ना उसी में से सवाल आएगा। किसी के पीछे ओल आ जाए तो एल्कोहल होता है, बात खत्म, मैंने सारे बताए थे आपको। CHO पीछे आ जाए तो क्या होता है, COOH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये सब कुछ बताए थे मैंने आपको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे, और ये मॉडल पेपर आप जरूर परचेज करना बच्चों, ये CET के 10 मॉडल पेपर हैं, आपकी तैयारी को आकलन का सबसे बढ़िया माध्यम है ये। मात्र 179 के अंदर आपको मिलेंगे, मात्र 179 में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे बच्चों। ये 10 मॉडल पेपर है विद OMR, बढ़िया तरीके से। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देखो 3 चीजें हैं, एक तो या तो फिर आप 6666 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट ले लो, या फिर ये मॉडल पेपर ले लो, ठीक है, या मॉडल पेपर ले लो, या फिर आप CET की बुक्स ले लो, या फिर CET का कोर्स ले लो। कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थी लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े, बढ़िया तरीके से आपको मजा आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल 91 हो चुका है बच्चों, अगला मैं देख लेता हूं सवाल कौन सा आएगा। अगला सवाल आ रहा है आपका 86 करा दिया मैंने, 89 करा दिया है ना, 89 करा दिया है, उसका 94 ये सब आपके हो चुके हैं। हाँ, बीच में एक सवाल आ गया है, ये वाला सवाल 99। ठीक है बच्चों, ये 99वां सवाल देखो, कौन से रासायनिक समीकरण है? रासायनिक समीकरण की क्लास में मैंने एजिटी सवाल करवाया हुआ है, ये आप सभी को मैंने बताया था कि तरीका बताया था, टेक्निक। अब देखो 2 का विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन होता है, याद करो मैंने बोला था एक्सचेंज, चाय पीने गए वहां पर दोनों ने अदल बदल किया, नहीं, संयोजन, 2 जुड़ रहे हैं 1 बन रहा है, मतलब ये हो सकती है। विघटन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जो होती है वो 2 से टूटती है, तो ये तो होगा ही नहीं। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल रही है, तो आंसर आएगा बी और डी आंसर आएगा, बी और डी मतलब आंसर आ जाएगा डी, खत्म। बी और डी मतलब आंसर बताओ कौन सा आएगा? डी आ जाएगा। बताओ समझ में आया सभी को? बढ़िया सवाल था ना, अच्छा सवाल था बच्चों। आइएगा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो सभी विद्यार्थी, एरिटेड वाटर मतलब आसूत जल, सोडा पानी। बताओ अगला 100वां सवाल आ रहा है आपका, कौन सा सवाल है बताओ? ये 100वां सवाल है। अब बताओ मुझे, सिंपल सी बात है गुरुजी, अब देखो गैसों का मिश्रण है, आप जो सोडा बनाते हो गैसों का मिश्रण थोड़ी है, नहीं, तरल घोल में गैस है, बिल्कुल सही बात है, तरल घोल है, उसमें तुम गैस डालते हो, तो तरल घोल में गैस है, तो भी तो सही है। गैस के घोल में तरल है, गैस का घोल थोड़ी है, घोल जो है उसमें गैस है, तो यह गलत हो जाएगा। डी देखो, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो और विलायक के रूप में जल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी आएगा, बी और डी मतलब आंसर बताओ कौन सा जाएगा? डी। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई इजी गोइंग था। विलय और विलायक में आपको बता चुका हूं, जो मिलाते हैं उसे विलय कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है, विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक गुरुजी, अगला 100 के बाद कौन सा सवाल आ रहा है बच्चों? 100 के बाद आपका देख लेते हैं अपन आराम से। ये देखो, ये एजिटिव सवाल आ गया, प्रकाश वाली क्लास में जाके देखना, मैंने बताया था कल परसों भी लक्ष्य जूनियर्स यूट्यूब चैनल पे रात शाम को 5 बजे क्लास लेता हूं मैं लाइव। नहीं जुड़ो ना तो जुड़ जाओ फटाफट से, अभी भी कह रहा हूं, साइंस में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, लोग इतना बड़ा ज्ञानी बना देते हैं, चीजें वही आती है बच्चों, कोई
फोकट का फोबिया नहीं बनाना होता है, डर नहीं पैदा करना होता है, सुकून से पढ़ना होता है। बताओ जहां जहां रंग की बात होती है, कई बार बताता हूं प्रकीर्णन का आंसर होता है। रंग की बात मतलब प्रकीर्णन, रंग की बात मतलब क्या होता है प्रकीर्णन। जबकि कोई चीज आभासी बनता है तो वहां पर आंसर क्या आता है बताओ, अपवर्तन आता है। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे सभी विद्यार्थी। 71 हो गया है। अगला देखिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं होता भाई साहब, कोशिका में पढ़ाता हूं, याद करिएगा। एजी मैंने बताया था, एजी मेरी टीसी ले आओ, एजी मेरी टीसी ले आओ, और उसमें होता है ए जी यू सी। मैंने बोला था तू में परिवर्तन होता है, तू में। तो थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। तो बताओ नाइट्रोजन क्षार कौन से में डीएनए में नहीं होता, तो यूरेसिल जो होता है वो नहीं होता। आंसर आएगा बताओ कौन सा, यूरेसिल, जो कि डीएनए में नहीं होता। डीएनए में थाइमीन होता है, थाइमीन होता है यहां पर, बाकी और तो सब सेम ही होते हैं। पढ़ाया है मैंने आपको, बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, कोशिका में जाके देखना या फिर टॉपिक डाल देना न्यूक्लिक अम्ल, उसकी पहली क्लास में यही पढ़ाता हूं मैं। चलिए, मानव में प्रोटीन, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी गाय बनाई गई थी ट्रांसजेनिक गाय, जिसके अंदर जो गुण होते हैं वो मां के दूध के समान होते हैं। इतना तक मैंने बोला था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और उस गाय का नाम क्या था, रोजी। पहले से पड़ी हुई है, बाकी आपको पता है पहली जो बनाई गई थी क्लोनिंग के अंदर, उसका नाम डोली था, वो भेड़ थी बच्चों। याद आ रहा है सभी को, डोली मैंने बताया था आपको, स्तन से जीन को निकाल करके ट्रांसफर करवाया गया था। चलिएगा अगला सवाल। हाँ, और ये आपको 239 में मिल रही है बच्चों, इसको जरूर परचेज करना। 6666 प्लस प्रश्न है इसके अंदर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 100 हाँ, ये देखिए 114। अब बताओ क्या है, बताओ हाइपर मेट्रो मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष के अंदर आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलो देखो, दूरदृष्टि दोष में मतलब कि अब देखो, पहला रेटिना के सम्मुख केंद्रित होता है। गलत है यार, ये तो गलत हो गया ना भाई, सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि रेटिना के सम्मुख केंद्रित कहां होता, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में तो रेटिना के पीछे बनता है, तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नेत्र में दूर बिंदु, अभी कल परसों ऑप्शन में आया था, ये भी सही है ना, तो वो कह रहा है कि सही नहीं है। बताइएगा सही नहीं है, आप इसका आंसर बताएं कौन सा सही नहीं है, फटाफट से आंसर करिए। तो बिल्कुल आंसर कौन सा सही नहीं है, यही तो सही नहीं है कि प्रकाश जो है वो अगर सम्मुख केंद्रित हो, सम्मुख नहीं होता पीछे बनता है। वैसे व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को, इस पर आसपास की नहीं, वो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो ये तो सही है। वो पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत आएगा इसका ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 114 के बाद 115। बिल्कुल आसान, आंख वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि सिलेरी मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स, वो उसको जैसे धूप में जाते हैं तो सिकुड़ जाती है, बाहर जाते हैं तो फैल जाती है। तो वो यही तो कह रहा है कि फोकल दूरी को परिवर्तित करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता, जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखे वस्तुओं को देखा जा सकता है। बताओ क्या कहलाती है, पावर ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब कि आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एडजस्ट करने की पावर बच्चों सिलेरी मसल्स करती है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अगला सवाल देखेंगे, सर्किट में लघु सर्किट, मैंने तो पूरा शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था। लघु सर्किट क्या होता है, सिंपल सी बात है, लघु सर्किट कब क्या होता है, देखो लाइव तार और न्यूट्रल तार। एक लाइव तार है जिसमें करंट बह रहा है, और एक न्यूट्रल तार है। दोनों आएंगे ना, तो दोनों संपर्क में आते ऊपर का लेपन खत्म हो जाता है, तो दोनों तार के संपर्क में आने से बताओ क्या होता है, बताओ आपका, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो 116 में बताओ कौन सा आएगा, ए आ जाएगा बच्चों। बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल देखेंगे, ये हो ही चुका है आपका 117 118। विडाल परीक्षण जिन्होंने नहीं पढ़ा आज जाके देख लेना भाई साहब। बड़ा खुश हूं यार मैं, आज मजा आ गया यार पेपर को देख करके। अब लगता है कि बच्चे अब आपको पता लग गया होगा कि गुरुजी वास्तव में जो कहते हैं वही होता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड में होता है, मैं कई बार बताता हूं। टाइफाइड होता है अशुद्ध जल और भोजन के कारण, और अशुद्ध जल और भोजन को बाहर डाल मतलब विडाल। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा, डी आ जाएगा। अगला सवाल, किसी बिंब का समान वास्तविक और रखा जाए तो किस उत्तल लेंस पर बनेगा। अरे भाई मेरे कल ही बताया था, थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने गुरुजी, सिंपल सी बात है, क्या अनंत पर रखा जाए तो, प्रकाशिक केंद्र पर रखा जाए तो, लेंस के फोकस पर रखा जाए तो, फोकस दूरी के दुगने अर्थात वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा। अरे सी का वक्रता फोकस दूरी का डबल बोलो चाहे वक्रता केंद्र बोलो, बात एक ही है। तो सी का कहां पर बनता है, सी पर ही बनता है। जाके आज भी क्लास देख लेना, पड़ी हुई है यूट्यूब पर, प्रकाश टॉपिक सर्च करना बाई राहुल सर, मिल जाएगा आपको। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे सभी विद्यार्थी। हाँ, ये सवाल देखो, विटामिन का सवाल, बढ़िया तरीके से आपको मैंने विटामिन पढ़ाए थे, एक क्लास लिए विटामिन की, उसमें आपका सवाल आराम से हो जाएगा। मैंने बोला था विटामिन ए से रोग होता है रथोंदी, औंधी मतलब आंख, आंखों से रिलेटेड विटामिन ए होता है। तो ए में तो थर्ड आएगा, ए में थर्ड आ रहा है, ये सही हो सकता है, ए में फर्स्ट गलत,
सेकंड, ए में थर्ड, ठीक है। अब देखो बी से में बी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि बी में दोनों में फोर्थ आ रहा है। सी को चेक कर लेते, कंफर्म हो जाएगा। सी को चेक करो, सी का मतलब विटामिन डी, और विटामिन डी हड्डियां और दांतों का करता है, तो सी में बताओ कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। सी में यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सी में सेकंड है, तो ये तो गलत हो गया। सी में फर्स्ट आएगा, बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया? यस। अगला सवाल देखेंगे 123 के बाद 124। मेंडल ने प्रयोग किए थे अनुवांशिक जेनेटिक्स, बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, और जेनेटिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था मेंडल ने प्रयोग किए, उसके लिए उन्होंने बताया था पीले रंग का बीज प्रयोग किया था, बिल्कुल किया था। हरी फली का रंग बिल्कुल किया था। पूरी मतलब फली का आकार है ना, वो किया था अपन ने, एक तो चपटी हुई एक फूली हुई, सही है। लेकिन अंतिम पुष्प स्थिति ये गलत है बच्चों, क्योंकि अंतिम पुष्प स्थिति नहीं थी, कक्षस्थ थी। बोलो कौन सी थी? कक्षस्थ और अग्रस्थ। याद आया सबको? प्रभावी होता है कक्षस्थ और अग्रस्थ जो होता है अप्रभावी होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे बच्चों अपन। चलो अगला सवाल देखेंगे। आइएगा, दूसरी बात बच्चों आपको पता है कि सीईटी के आपके मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, और ये किताबें हैं। ये किताबों का सेट आपको मिलने वाला है मात्र 999 के अंदर, आपको घर तक हम पहुंचाएंगे। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और इन सारी किताबों को अपने घर तक मंगवाना है और अपनी तैयारी को चालू करना है, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है और आपको बेहतरीन तैयारी करने की आपको क्या है बताओ आवश्यकता है बच्चों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चलिएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल, अच्छे अच्छे सवाल, दिल खुश हो गया आज तो बच्चों मेरा। आंख में कौन सा लेंस होता है बच्चों? अरे कई बार बताया, आंख में उत्तल लेंस होता है, और उत्तल मतलब दोनों में उत्तल, तो उभयो उत्तल, उभयो उत्तल, उत्तल उत्तल, उभयो उत्तल, उभयो उत्तल, दोनों में उत्तल होता है, तभी तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसको सीधा मस्तिष्क करता है। चलिएगा अगला सवाल, कोयले को जलाने पर, ये तो मैं तो एग्जांपल दे दे के थक गया। कोयले को जलाना मतलब दहन करना, और जब दहन करोगे तो ये बनेगा CO2। और बताओ जब किसी भी चीज को दहन करोगे तो ऑक्सीजन जोड़ोगे, और ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। पहला एग्जाम्पल यही दिया था रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में। इसके अलावा बच्चों आप सभी विद्यार्थियों को देखो, मैं बात बता रहा हूं, देखो विद्यार्थियों कैसे भी जुड़ो आप, चाहे आप मेरी किताब के माध्यम से जुड़ो, चाहे मेरी यूट्यूब की क्लासों के माध्यम से जुड़ो, चाहे मेरे से ऑफलाइन जुड़ो, चाहे आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ो, चाहे आप मेरी किताब के माध्यम से जुड़ो, चाहे मॉडल पेपर के माध्यम से जुड़ो, कहीं से भी जुड़ो, लेकिन साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों। और मैं फिर कह रहा हूं, डरना मना है, आप डरे नहीं। कोई भी एक मेरा लेक्चर उठा के देखे, आपको एक्चुअली स्थिति पता लगेगी साइंस किसे कहते हैं बच्चों। और इस किताब के अंदर मैंने पूरी जान लगाई है, पूरी मेहनत की है, रात दिन मैंने किया है और इस किताब को तैयार किया है, और आप सभी विद्यार्थियों का शानदार सा सपोर्ट इस किताब को मिला है बच्चों। उसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने साइंस की किताब को बहुत ज्यादा प्रेम दिया। फिर थोड़े से दिनों पहले ही ये किताब लॉन्च हुई थी और आप सभी विद्यार्थियों ने लॉन्चिंग के दिन ही इसको आउट ऑफ स्टॉक करवा दिया था। उसके बाद लगातार हमने आनंद सर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार बड़ा सा इसका यूं मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मंगवा दो, ताकि बच्चे को परेशानी होना पड़े। और उसके बाद विद्यार्थियों की क्या भाई साहब भीड़ लगी, सब विद्यार्थियों को मैंने ऑटोग्राफ के साथ मेरी किताब को दिया, मजा आया बच्चों। मतलब कि आप सभी विद्यार्थियों को इतना प्रेम प्यार मिला। अभी तक भी अगर आपने किताब नहीं खरीदी तो मात्र 179 के अंदर आपको किताब मिलने वाली है। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन पर, नजदीकी बुक स्टोर पर, कहीं पर भी जाओ, आप जाओ दुकान पर जाकर के मतलब वहां मांगना नहीं होती है, तो आप लक्ष्य क्लासेस के नंबर आपको पता है 6376491126, इन नंबर पर आप कॉल कर लेना। इन नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और किताब शानदार है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PYQ MCQ के द्वारा इसको बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। चलिएगा बच्चों अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट। हाँ अब बताओ अगला सवाल देखो, सबसे क्या कह रहा है कि एक पोषक तत्वों के चक्रों में, अब बताओ कार्बन चक्र मैंने पढ़ाए थे, भू रासायनिक चक्र बताए थे, तो मैंने 2 प्रकार के चक्र बताए थे आपको। एक औषधि चक्र भी बताया था, उसमें बताओ मैंने ना, एक औषधि चक्र भी बताया था, और मैंने बताया था उसमें औषधि चक्र कौन कौन सा आएगा बताओ, है ना। जहां कार्बन चक्र आ गया वो तो गलत हो जाएगा, जहां कार्बन आ गया क्योंकि कार्बन दूसरा वाला है, तो कार्बन तो आंसर आएगा सल्फर और फास्फोरस। याद करो, सल्फर लिखाया था, फास्फोरस लिखाया था, कैल्शियम लिखाया था, मैग्नीशियम लिखाया था, ये सब औषधि चक्र होते हैं। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। ये एप्लीकेशन में मैंने टॉपिक पढ़ाया था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला सवाल, हाँ ये तो सभी को आ गया होगा, ओजोन परत के ढाल के रूप में विरुद्ध कौन काम करता है? अल्ट्रावायलेट। बोलो कौन सी वायलेट? आपकी पैराबैंगनी किरणें आती है तो उसमें ढाल के रूप में ओजोन परत, धीरे धीरे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, अल्ट्रावायलेट आ जाएगी। तो 139 में बताओ कौन सा आएगा, ए आएगा बच्चों। 139 में कौन सा देगा, ए आ जाएगा। अगली बात करते हैं, ये आ गया है, ये हो गया है आपका 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और बोलो 50 बच्चों।
ठीक है, तो टोटल मिला के आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों यहां पर आपके सारा सॉल्यूशन अब हमने करवा दिया है, पूरी टीम ने मिलकर के आपको करवाया है, बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताना, और साइंस में आपको कैसा लगा पढ़ करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने पेपर दिया है। तो जिन्होंने पेपर दिया है वो भी अपने रिव्यू रखना कि भाई साहब मजा आ गया गुरुजी, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको पेपर देख करके ये लगा होगा कि वास्तव में गुरु जो पढ़ाते वही आता है। तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम प्यार विश्वास इसी प्रकार बनाए रखें। लक्ष्य क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार जुड़ा हुआ है, मेहनत करता रहा है। हम ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मैंने आज भी संघर्ष जारी है। अब फोड़ने की बारी है सीटी को, लग जाइए जुड़ जाइए, क्योंकि भाई साहब अब हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम, जय जय श्री राम, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच।